अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इसको उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि मैं पेनफुल पास्ट मेमोरीज़ यानी कि माजी की ऐसी तल्ख यादों के ऊपर बात करूं और उसके ऊपर जो भी नफ्सियाती लोगों के मसाइल होते हैं उसके ऊपर हम लोग मैं डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे काफ़ी मरीज़ आते हैं जिनको सदमे ने जिनकी वजह से सदमे के असर की वजह से उनके अंदर नफ्सियाती मसाइल शुरू होते हैं। सबसे पहले तो जिनकी डेली फंक्शनिंग यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब होती है, उसमें कुछ डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, कुछ एंग्जाइटी के होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भी हम लोगों के अंदर वसवसे आ गए हैं, हम लोग डर और खौफ का शिकार हैं, मतलब गैर मंतकी डर और खौफ का शिकार है, तो सदमे ने जाके असर किया होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एक नहर बह रही है, जब उसके अंदर एक उसका फ्लो है, नहर बहती जा रही है, तो ट्रॉमा इसी तरह होता है जैसे हम लोगों की एक पूरी फंक्शनिंग काम कर रही होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग काम कर रही होती है, इसी तरह आप उसको ही मिसाल मैंने दी है आपको, जैसे एक नहर है, नहर में भी पानी फ्लो कर रहा है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग भी काम कर रही है, लेकिन उसी नहर में जब जाके कोई रुकावट आ जाएगी, कोई पत्थर या ऐसी कोई चीज़ें आएंगी तो उसका फ़्लो ख़राब होता है ना, मतलब उसका नहर का फ़्लो जा रहा है। इसी तरह जाके सदमा भी हमारे ब्रेन में, हमारे नफ्सियात पे जाके ऐसे ही असर करता है, ऐसे ही जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो भी डेली फंक्शनिंग होती है, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उसके, जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स होते हैं, जाके फिर इसी तरह सदमे की वजह से इफ़ेक्ट किया। लेकिन आजकल जदीद तरीके की थेरेपीज़ मौजूद है, साइकोथेरेपीज़ मौजूद है, जो जिनके ऊपर काम जब हम लोग करते हैं तो उसकी वजह से वो थेरेपीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग नफ्सियाती मसाइल को हल कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब ये मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं क्या करती हूँ उनके लिए, सबसे पहले तो टॉक थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बातचीत उनका करना, उनका वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना वो बात करते हैं, और उनकी फैमिली के सपोर्ट के लिए भी होता है कि फैमिली को भी मैं इसी तरह आगाह करती हूँ कि उनके साथ बात करें, इनको सुनने की, इनको समझने की कोशिश करें, उनका साथ देने की कोशिश करें। तो टॉक थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है, वो जितना बातें करेंगे उनको एक मीडियम मिलता है, एक थेरेपिस्ट मिलता है, वो अपनी बातों को करता है। इसमें थेरेपिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए कि कैसे, किस पॉइंट्स पे उसको चुप रहने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पे उसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पे उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पे उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे थेरेपी प्रोसीड करती है तो उसका थेरेपिस्ट को उसके बारे में आगाह होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। फिर आती है कि आप उसको, क्लाइंट को प्रॉपरली साइको एजुकेट करो, यानी कि उसको सदमे के बारे में बताओ, उसको बताओ कि कैसे ब्रेन के ऊपर जाके ये इफेक्ट करता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। इसका मतलब होता है कि आप उसके अंदर धीरे धीरे अवेयरनेस क्लाइंट के अंदर पैदा कर दो। दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरी है कि अवेयर होना ज़रूरी है कि सदमा कैसे आया, कैसे सदमे ने जाके असर किया, जिसकी वजह से आपके अंदर ये नफ्सियाती मसाइल शुरू हुए। फिर धीरे धीरे हम लोग एक्सेप्टेंस की तरफ आते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाए, इस चीज़ को मान लिया जाए कि हाँ, ये सदमा है, मेरे साथ कोई मसला है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है और इस मसले का हल भी मौजूद है। इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके ऊपर आप जितना आप वर्क करते हो, जिसमें आप थोड़ी सी, जैसा कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट मैं उनके ऊपर थॉट रिकॉर्ड शीट लगाती हूँ कि थॉट, सिचुएशन, व्हेन, वेयर, व्हाई, आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, कैसा हुआ सारा। फिर उसके बाद आप बताते हो कि उसके बी के ऊपर आते हो कि आपकी इमोशन और आपकी बॉडी सेंसेशन क्या थी, यानी कि आप क्या इमोशन उस टाइम फील किया, आपने क्या बॉडी सिम्टम्स कैसे फेस किए। उसके बाद आता है आपका थॉट, नेगेटिव, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, यानी कि उस टाइम आपका जो सोच आई, आपने क्या किया, उसके बारे में लिखा जाता है। फिर मैं उसको जब थॉट शीट के रहते हैं तो उसमें प्रॉपर्ली वो अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, उनको समझाते हैं कि हम लोग ये सोचा, ये हुआ, ऐसा ऐसा किया और ये सोच आई। और सोच ज़्यादातर कैसी होती, सोच में 3 में बताऊँगी। एक होता है, एक सोच आती है अपने सेल्फ के बारे में, ठीक है, एक आपके वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में, और एक फ्यूचर के बारे में, कि मुस्तकबिल के बारे में सोच आती है। वो सोच को हम लोग फिर प्रॉपर्ली जब थेरेपी काम करती है, जब उनके ऊपर और काम किया जाता है, तो थेरेपी को, उस सोच को आप एक प्रॉपर एक फॉर्मेट, एक प्रॉपर एक उसको जाविया, एक प्रॉपर उसको एक शेप देते हो कि ये हादसा था, ये ऐसे हादसे हो जाते हैं, ये इंसान के साथ चलने वाली ज़िंदगी के रोज़ मामूल की एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाना, कुछ गलत हो जाना, लेकिन उस सदमे से, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है और इसमें इंसान के अंदर खुद ब खुद मोटिवेशन पैदा होनी चाहिए। तो आप इस तरह करते हो। फिर आप जब वो थॉट्स के ऊपर जब आप काम कर देते हो, तब फिर आप क्लाइंट को, या आप उसको, मैं फिर आगाह करती हूँ एक्शंस के बारे में। दोस्तों, एक्शंस उस टाइम लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई अपने गोल्स सेट करने अपनी ज़िंदगी में, कोई अपने करियर के हवाले से, कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि उस टाइम आपका मूड इतना बेहतर नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं। हम लोग जब काम करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो काफ़ी हद तक उनके मूड के अंदर भी बड़ा अच्छा असर आता
आता है, उनके बिहेवियर में भी जब असर, जब उसके साथ बातचीत करके एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट जब एक अच्छी उनकी बॉन्डिंग होती है, जब उनका रिश्ता एक अच्छा निपटा है, तो तब वो उस चीज़ के फिर वो थेरेपिस्ट की बात भी मानता है। फिर करियर गोल्स सेट करके देते हैं कि आप करियर के बारे में कुछ गोल्स सेट करें, कोई अपनी फैमिली के हवाले से गोल्स सेट करें, कोई हेल्थ के हवाले से गोल्स करें, छोटे छोटे गोल्स सेट करें। जब वो गोल्स सेट करते हैं और उनमें खुद ब खुद एक जुस्तजू, एक जज्बा पैदा होता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, हमारे दिमाग में रिवॉर्ड पाथवेज होते हैं और रिवॉर्ड पाथवेज जो होते हैं डोपामिन रिलीज़ करते हैं। जब वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं, वो डोपामिन रिलीज़ होती है, तो उनके अंदर मूड में बेहतरी आती है, उनकी रेजिलियंस बेहतर होती है। तो इसमें इस तरह की चीज़ों को, टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए आप करते हो। फिर आप एक्सरसाइज का आप रोल बताते हो, आप उनकी डाइट का बताते हो, कोई मेडिटेशन का रोल बताते हो, फिर लिखने का बताते हो। जितना ट्रॉमा थेरेपी लिखने से भी जितनी वेंट आउट होती है, वो भी बहुत एक इफेक्टिव टेक्निक है। फिर जिसका फिर मैंने आपको बताया, जैसा कि पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि मैं सर्टिफाइड CBT थेरेपिस्ट हूँ, मैं सर्टिफाइड EMDR प्रैक्टिशनर हूँ। फिर आई मूवमेंट्स डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग, यानी कि आई मूवमेंट्स की एक्सरसाइज करते हुए आप जो ट्रॉमा ने जिस तरह जाके असर किया होता है, उस ट्रॉमा को आप रिलीज़ कर सकते हो आई मूवमेंट की एक्सरसाइज करते हुए। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हुए सदमे से आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। इट्स टोटली क्योरेबल, ये बहुत मैनेजेबल चीज़ है, जिसके कि एक दफ़ा सदमे ने अगर असर किया तो आप बिल्कुल उस चीज़ से लेकर आते हैं कि पास्ट मेमोरीज से आप निकल के आ सकते हो। फिर इसमें टाइमलाइन टेक्निक भी मैं काफ़ी हद तक अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल करती हूँ कि टाइमलाइन टेक्निक होती है कि उस टाइम पे दोबारा जाना, उस टाइम के ऊपर बात करना, इमेजेस बताना, डायलॉग्स बताना, इवेंट्स बताना, सिचुएशंस बताना, जो जो क्या क्या हुआ था। और इसमें फिर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जब आप क्लाइंट को फॉरगिविंग के बारे में बताओ। देखो, फॉरगिविंग जो होता है एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ज़्यादातर सदमे के मसाइल जो आते हैं मेरे पास, कुछ जैसा यंगस्टर्स मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा कुछ ब्रेकअप के आते हैं, केसेस आते हैं, कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ डाइवोर्स के हवाले से आते हैं, कुछ सी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, मतलब इतने वेरियस इशूज़ हैं जिनकी वजह से आते हैं कि कोई ऐसा इवेंट हुआ, कहीं किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, कहीं पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी हुई होती है, तो बाकी करते हैं काम। तो उनके ऊपर जब बात होती है तो उनके ऊपर ट्रॉमा की थेरेपी को किया जाता है, उसके ऊपर काम करके उनके ट्रॉमा को इफेक्टिवली हम लोग फिर इस तरह मैनेज करते हैं। तो आजकल ये चीज़ें टेक्निक्स अवेलेबल हैं। फिर टाइमलाइन टेक्निक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिर आप जब धीरे धीरे आप क्लाइंट के साथ जब अच्छी मेरी रेपो बिल्ड हो जाती है, तो फिर फॉरगिविंग आप बताते हो कि माफ़ करने का क्या रद्द-ए-अमल है, माफ़ करना कितना फ़ायदेमंद है, और उसमें उसके फिर फ़वाइद बताए जाते हैं कि माफ़ अगर आपने दूसरे सामने वाले ने, किसी ने कुछ आपके साथ कर दिया, तो ये आप अपनी ज़ात की अच्छाई के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप अपना एक रिलीज़ कर रहे हो, अपने आप को सुकून पहुंचा रहे हो माफ़ करके। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ से दोस्तों आपको चाहिए कि आप एक एक्सपीरियंस को गुड, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस को बैड ना करें। कहा करें लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आपने वहाँ से लर्न क्या किया। कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, रिलेशनशिप नहीं आपका बेहतर तरीके से चला, तो आप उस चीज़ से लर्न करें कि क्या कोताही हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ पे आपने कुछ गलत किया, या किसी ने आपको धोखा दिया तो आप यू वर नॉट अलर्ट, आपकी कहाँ पे मिस्टेक थी। इन चीज़ों को लर्न करते हुए थेरेपी में एग्जीक्यूट करते हो, उनको प्लान करते हो, तो आप क्लाइंट की आप बेहतरी भी करते हो, उसको साइकोलॉजिकल इशू से भी बाहर निकालते हो, और उसके अंदर रेजिलियंस पैदा करते हो फ्यूचर के लिए रेजिलियंस पैदा करनी भी बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में इस तरह की कोई उनके सदमे के मसाइल हो जाए, तो तब भी वो अपना अच्छा उस चीज़ से कोप अप कर सके और रेजिलियंटली और बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकें। थैंक यू सो मच।